Hello everyone, I welcome you all to India's largest learning platform, An Academy. Here we aim to crack MPPSC and व्यापम। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 YouTube चैनल्स के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ जहाँ पर MPPSC और व्यापम के लिए क्लासेस कंडक्ट होती हैं। ये चैनल्स हैं लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, MP 360 और अभियान। तो जैसे कि इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, उसी तरह 3 टेलीग्राम चैनल्स पर इन क्लासेस का कंटेंट शेयर किया जाता है और साथ ही में आपको नोटिफाई किया जाता है यूट्यूब सेशंस की क्लासेस के बारे में भी। तो अगर आपने ये चैनल्स अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं तो अब आप इनको जरूर ज्वाइन कर लें। अब मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें से फर्स्ट बेनिफिट ये आता है कि आप सब्सक्रिप्शन के अंडर अपने एजुकेटर को चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिससे भी आपको बेस्ट समझ आता है आप उनसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस यानी कि आप एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलता है जो आपके लिए कंप्लीटली कस्टमाइज किया जाता है, जहाँ पर आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही इस कोर्स को डिजाइन करा जाता है। मोर ओवर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी होता है, यानी कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज बनाए जाते हैं, डिफरेंट बैचेस बनाए जाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइज लर्निंग हो। साथ ही में टॉप एजुकेटर्स से ही डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिससे कि आप बेस्ट वे में सेटिस्फाई हो पाए, आपके आंसर्स या आपके जो इंटरेक्शंस है, आपको फीडबैक है वो बेस्ट मिल पाए। साथ में पोल, कमेंट और क्विज जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। एंड एक बार अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके पास लाइव एंड रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज का एक्सेस आ जाता है। साथ ही में ये जो क्लासेस आपकी कंडक्ट होती हैं इनकी वीडियोस भी आप डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन मोड पर देख सकते हैं और इन पीडीएफ नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि प्लस सब्सक्रिप्शन में पूरा कंप्लीशन होता है ए टू जेड, फ्रॉम द स्क्रैच आपको सब कुछ करवाया जाता है। आपके प्रैक्टिस टेस्ट से लेके पीडीएफ नोट्स तक सब कुछ अनलिमिटेड वे में प्रोवाइड किया जाता है, वेयर एज फ्री क्लासेस में ये चीज बहुत ही लिमिटेड वे में होती है। इसीलिए प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बैचेस के बारे में बता देती हूँ जो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर फ्री में कंडक्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फ्री क्लासेस रखी जा रही हैं, तो आप जरूर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, इन फ्री क्लासेस को अटेंड करें, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये क्लासेस 12 मार्च तक कंडक्ट की जाएंगी और यहाँ पर इसका स्केड्यूल गिवन है। जो भी स्टूडेंट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्केड्यूल से आप फॉलो करके इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी थ्योरी भी कवर करवाई जाएगी, साथ में एमसीक्यूज भी होंगे और एवरी सैटरडे फुल लेंथ फ्री एमपी पुलिस मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है एमपी पुलिस एंड एमपीएसआई फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी कि फिर से फ्री टेस्ट रखवाए गए थे यहाँ पर एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए, जो कि जहां पर टॉप 3 रैंकर्स को 1 मंथ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करी गई थी। तो जैसा कि यहाँ पर किया गया है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ऐसे ही अन अकेडमी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी फ्री फुल लेंथ टेस्ट रखा करेंगे। नेक्स्ट है अन अकेडमी डेली एमपीजी के फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, आप ये टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनका फोकस है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम पर। ये टेस्ट रखा जाता है शाम को 6:30, जिसके बाद आपको टेस्ट एनालिसिस भी प्रोवाइड करे जाते हैं और टॉप 3 रैंक होल्डर्स को प्रोवाइड करा जाता है 1 मंथ की प्लस फ्री सब्सक्रिप्शन। सेकेंड रैंकर को मिलता है Amazon का एक वाउचर और थर्ड को भी Amazon का एक वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है 10 मंथ फाउंडेशन बैच कोर्स, जहां पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा विद आंसर राइटिंग सीरीज। इस बैच की स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, टॉप एमपी एजुकेटर्स हैं जो ये क्लासेस ले रहे हैं, इस बैच को रन कर रहे हैं। इन क्लासेस के बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इन्हीं एजुकेटर्स के थ्रू डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखवाए जाएंगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च को। प्लीज आप इसमें अपने आप को एनरोल करवाएं, इसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।
अब ये एक लिस्ट है उन सारे बैचेस की जो फरवरी में स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो जिस तरह ये बैचेस फरवरी में लॉन्च हुए हैं और अभी तक रन हो रहे हैं, उसी तरह ये नेक्स्ट लिस्ट ऑफ बैचेस है जो मार्च के मंथ में लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट है 10 मंथ्स फाउंडेशन बैच कोर्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ब्रीफ करा। इसकी स्टार्टिंग डेट है 2 मार्च। वेयर एज सेकेंड जो कोर्स है वो है एमपी पुलिस रिवीजन कोर्स थ्रू एमसीक्यूज, यानी कि एमसीक्यूज के थ्रू यहाँ पर एमपी पुलिस की पूरी रिवीजन करवाई जाएगी। इसकी स्टार्टिंग डेट है 3 मार्च एंड सो ऑन। आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जरूर अपने आप को इन बैचेस में एनरोल करवाएं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में ब्रीफ कर देती हूँ जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये फर्स्ट फीचर है लाइव क्विज, यानी कि आपके मोबाइल फोन्स पर कुछ इस तरह से अनअकैडमी की ऐप डिस्प्ले होगी जहां पर एक टेस्ट आइकन इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव क्विज को यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट फीचर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। टेस्ट आइकन पे क्लिक करने से आपके पास जो भी प्रैक्टिस सीरीज है या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका भी एक्सेस आ जाएगा और यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर पाएंगे अनअकैडमी की ऐप पर। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जहां आता है फोर्टनाइटली करंट अफेयर मैगजीन्स, यानी कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही करंट अफेयर मैगजीन भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सब्सक्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए होती है, जो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के लिए होता है। पर आप देख सकते हैं जिस तरह इनके अमाउंट्स डिफर कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर इसकी पर मंथ पेमेंट भी मेंशन है। यानी कि अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो एक तरह से आप यहाँ पर 733 रुपीज एक महीने की पेमेंट पे कर रहे हैं। पर अगर वही आप 24 मंथ्स का प्लान देखें तो यहाँ पर आप 533 रुपीज पे कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, या तो आप 12 मंथ्स की लें या फिर 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि आपका ये जो प्लान हो ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहे, आपकी पर मंथ पेमेंट काफी कम रहे। इसको और बेटर करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, सोनल10। इसको यूज करने से आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी पर मंथ पेमेंट भी काफी कम हो गई है। 12 मंथ्स के लिए ये 660 रुपीज हो जाएगी पर मंथ और 24 मंथ्स के लिए कम होकर हो जाएगी 480 रुपीज पर मंथ। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन पर किस तरह से लाइव क्लास अटेंड करेंगे। तो कुछ इस तरह से बैच की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और यहाँ एक ऑप्शन आएगा इनरोल इन बैच का। ये करते ही आपके पास डेट, टाइम और टॉपिक के साथ सारी क्लासेस का शेड्यूल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं और क्लास अटेंड करने के साथ ही नीचे आपके पास पीडीएफ को व्यू करने का ऑप्शन रहेगा जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस लेते हैं तो आपको एक फीचर मिलता है पोलिंग का, यानी कि एजुकेटर्स के साथ आप पोलिंग के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू एजुकेटर को कन्वे कर सकते हैं कि आपको इसमें डाउट है। साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चन खुद से पूछना है तो वो भी आप यहाँ पर टाइप करके एजुकेटर को लाइव क्लास में भेज सकते हैं। यहाँ से आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी शेड्यूल होंगे, जो इस तरह से आपको आपकी ऐप में रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन आने वाला है। उसी तरह से वीकली और मेगा क्विजेस की नोटिफिकेशन भी आपको सेम कॉलम में मिल जाएगी। तो ये था अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको एक कॉम्पैक्ट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि एक वन स्टॉप पॉइंट बन जाए आपके पूरे स्टडी मटेरियल के लिए और आपके प्रेपरेशन के लिए। अब मैं अपने आप के बारे में आप सब लोगों को बता देती हूँ। मेरा नाम है सोनल नैयर। मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद मैंने एमकॉम करा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर मैं क्लासेस लूंगी इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए, जो एमपीपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, ये मैंने कोर्स डिजाइन करा है जिसका नाम है बैंकिंग।
जिसमें हम पूरा का पूरा बैंकिंग कवर करेंगे, बैंक्स से लेकर नेशनलाइज्ड बैंक्स तक, बैंक की हिस्ट्री, जितने मॉनेटरी टूल्स हैं वो, और जितने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस कोर्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर करा था बैंकिंग की हिस्ट्री, और पार्ट 2 में हमने पूरा का पूरा आरबीआई को कवर किया था, यानी कि आरबीआई का कॉम्पोजिशन और साथ ही में आरबीआई के फंक्शन। आज बैंकिंग कोर्स की 3rd पार्ट की क्लास है, जहां पर हमने मॉनेटरी पॉलिसीज यानी कि मॉनेटरी टूल्स को कवर करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्विकली कि ये मॉनेटरी पॉलिसीज एक्चुअल में कौन इंप्लीमेंट करता है। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, ठीक है। और हमने पढ़ा है बैंकिंग की 2nd क्लास में, आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी यानी कि सिर्फ आरबीआई के पास अथॉरिटी है टू प्रिंट करेंसी नोट्स, यानी कि सिर्फ आरबीआई करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही में इन नोट्स की जो सर्कुलेशन होती है ये भी आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि प्रिंटिंग और सर्कुलेशन दोनों आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मनी से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज या मॉनेटरी टूल्स होते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आरबीआई ही करता है, यानी कि आरबीआई ही इन मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है और इनको अमेंड करता है। तो सेम चीज यहाँ पर लिखी है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस अंडरटेकन बाय अ नेशंस सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। और ऐसा क्यों होता है, इन पॉलिसीज को क्यों यूज किया जाता है, क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इसके 2 रीजंस है। एक है टू कंट्रोल मनी सप्लाई, यानी कि आरबीआई या तो मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं मॉनेटरी टूल्स को यूज करके, या फिर इसको कम भी कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई सर्टेन चेंजेस ला सकते हैं इकोनॉमी में। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि इनका एम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है कि मनी सप्लाई को या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर मनी सप्लाई को कम भी करा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कम करना है। इसीलिए यहाँ पर मेंशन करा है नेक्स्ट पॉइंट में, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज एक्सपेंशनरी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आरबीआई डिसाइड कर सकते हैं कि उनको मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट में मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल्स मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डायरेक्ट लेंडिंग टू बैंक्स, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट, अनकन्वेंशनल इमरजेंसी लेंडिंग प्रोग्राम्स, मैनेजिंग मार्केट एक्सपेक्टेशंस, एंड दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द सेंट्रल बैंक्स क्रेडिबिलिटी। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम आज कवर करेंगे, आज की क्लास में हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए डू नॉट गेट वरीड, अभी हम इनको कवर करने वाले हैं वन आफ्टर अनदर। तो अभी हमने देख लिया मॉनेटरी पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जिनको आरबीआई फ्रेम करता है, आरबीआई इंप्लीमेंट करता है, और इसका जो सोल रीजन है, सोल ऑब्जेक्टिव है, वो है टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इसके सोल रीजन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स के साथ, जहां पर हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टूल आता है जो है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इस टूल को किस तरह से आरबीआई यूज करते हैं मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए, वो अब हम देखेंगे। कैश रिजर्व रेशियो में एक टर्म आ रहा है रिजर्व। रिजर्व यानी कि वो पैसे जो कि डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास। ये किस तरह होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये पब्लिक है। पब्लिक कमर्शियल बैंक के साथ डायरेक्ट डील करती है, करेक्ट।
तो अगर पब्लिक कमर्शियल बैंक में जाकर 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाती है, यानी कि जितनी भी डिपॉजिट्स आ रही हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसका 1% कमर्शियल बैंक को रखवाना होता है आरबीआई के पास। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, अगर पब्लिक 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा रही है कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक को इसका 1% डिपॉजिट करवाना पड़ता है आरबीआई के पास। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज है 4%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंटेज है 4%, तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास 1000 रुपीज का 4% यानी कि 40 रुपीज डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आए 1000 रुपीज के, पर अब सीआरआर को अलग करके, क्योंकि सीआरआर उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिए हैं, अब कमर्शियल बैंक के पास रह गए हैं ₹960, जो वो आगे लोन के फॉर्म में दे सकते हैं, करेक्ट, या फिर लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं इस अमाउंट का, करेक्ट। सो अब हम देखेंगे कि कैसे सीआरआर को चेंज करने की वजह से मनी सप्लाई में भी एक चेंज आता है। अगर सीआरआर को बढ़ाकर कर दिया जाए 10%, तो इसका मतलब होगा कि कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आए 1000 के, पर अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाने पड़ गए ₹100, क्योंकि सीआरआर अब 10% हो गया है। यानी कि कमर्शियल बैंक के पास अब कितने फंड्स बच गए, कितने पैसे बच गए, सिर्फ 900 रुपीज। इन 900 को वो आगे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। यानी कि जब सीआरआर को 4% रखा गया था, तो कमर्शियल बैंक 960 रुपीज का लोन दे पा रहे थे, पर अब अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा और 10% कर दिया जाएगा, तो कमर्शियल बैंक आगे अब सिर्फ 900 का लोन दे पाएंगे। यानी कि अगर सीआरआर को बढ़ाया जाए तो लोन का अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है, बिकॉज कमर्शियल बैंक के पास अब कम फंड्स बचे हैं। तो अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर सीआरआर कम रहेगा, अगर सीआरआर कम रहेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। वो ये एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहा है कि जब सीआरआर 4% था, तो कमर्शियल बैंक 960 आगे दे पा रहा था लोन के तौर पर अगर कमर्शियल बैंक 10% चार्ज, अगर कमर्शियल बैंक को 10% सीआरआर रखना होता है, तो वो सिर्फ 900 रुपीज दे पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है जिससे कि आप सीआरआर को इजीली समझ पाए, और ये सीआरआर मेंटेन करना जरूरी होता है, ये कंपल्शन होता है, और ये रेट आरबीआई ही डिसाइड करता है। सीआरआर का रेट जो है वो भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। So it says the ratio specifies minimum fraction, fraction यानी कि percentage. The ratio specifies minimum fraction of total deposits of customers which commercial banks have to hold as reserves either in cash or as deposits with the central bank। यानी कि ये जो सीआरआर का अमाउंट है, या तो कमर्शियल बैंक अपने पास भी रख सकते हैं रिजर्व की तरह कैश के फॉर्म में, या फिर सेंट्रल बैंक के पास भी डिपॉजिट करवा देते हैं। सीआरआर is set according to the guidelines of central bank, यानी कि सीआरआर को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है, और सीआरआर का जो रेट होता है वो 3 से लेकर 15% तक वेरी करता है, करेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें सीआरआर के बारे में माइंड में रखने हैं, और इसी के साथ मैं एक और यहाँ पर फैक्ट मेंशन कर देती हूँ कि सीआरआर का जो करंट रेट है, करंट सीआरआर इज 3%। अभी करंटली सीआरआर का रेट 3% चल रहा है, और ये रेट सेट करता है आरबीआई। क्लियर? सो आई होप सीआरआर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पर, जो है एसएलआर। एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश इन हैंड, और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपल्शन, यानी कि ये रिजर्व भी कंपल्सरी होता है बैंक्स को मेंटेन करना, और इसका रेट भी
कौन डिसाइड करता है? इसका रेट भी आरबीआई ही डिसाइड करता है। तो जो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स मिलते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, उसी का एक परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है एज रिजर्व। और ये जो रिजर्व होता है इसको कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि कैश इन हैंड। कमर्शियल बैंक इन पैसों को विड्रॉल के लिए भी रखता है, यानी कि इस रिजर्व को मेंटेन किया जाता है बिकॉज जो पब्लिक है जो कमर्शियल बैंक में अपने डिपॉजिट्स करवा रही है वो भी तो पैसे विड्रॉ करने आ सकते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक सारे ही पैसे लोन पे दे देंगे तो वो कस्टमर्स को कुछ भी विड्रॉल के लिए मनी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इन डिपॉजिट्स को मेंटेन किया जाता है जिससे कि विड्रॉल हो पाए। और इसलिए भी मेंटेन किया जाता है जिससे कि बैंक में लिक्विडिटी मेंटेन हो, यानी कि उनके पास भी पैसे हो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये भी SLR भी डिपॉजिट्स का ही एक पार्ट है। यानी कि अब अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर 10,000 रुपीज, अगर 10,000 रुपीज के डिपॉजिट्स हैं, इसमें से एक पार्ट एज रिजर्व रखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दैट अमाउंट इज 300, और दूसरा पार्ट SLR की तरह रखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दैट अमाउंट इज, आप ले सकते हैं 1700, डिपेंडिंग ऑन इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि CRR और SLR कितना रखना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है कि अगर CRR फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज है और SLR 1700 रुपीज है, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास 10,000 की डिपॉजिट में से, कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपीज की डिपॉजिट में से सिर्फ 8,000 रुपीज बचते हैं जो वो आगे दे सकते हैं एज लोन। करेक्ट। पर अब अगर SLR बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल SLR 1700 की जगह अब हो जाए 2700, तो इस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने CRR भी मेंटेन करा है 300 का, और SLR का रेट अगर बढ़ के 2700 हो जाएगा, तो अब कमर्शियल बैंक के पास सिर्फ 7,000 रुपीज रह जाएंगे जो वो आगे लोन के फॉर्म में दे पाएंगे। यानी कि क्योंकि SLR इंक्रीज हो गया, फर्म आगे लोन कम दे पा रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स आगे लोन कम दे पा रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। करेक्ट। यानी कि हमने यहाँ पर ये देख लिया कि अगर SLR को बढ़ा दिया जाए तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाता है, और अगर ये SLR को कम कर दे, अगर कमर्शियल बैंक को बोल दिया जाए कि अब आपको कम रिजर्व रखना है, आपको अपने डिपॉजिट्स में से जो रिजर्व का पार्ट रखना है वो कम है और आपके पास ज्यादा फंड्स बचेंगे, तो कमर्शियल बैंक भी उस केस में आगे ज्यादा लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। यानी कि अगर SLR कम होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा बिकॉज लोन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दे से द शेयर net demand in time deposits that bank must maintain in safe and liquid assets such as government securities, cash and gold is known as SLR, यानी कि statutory liquidity ratio। और दोनों ही CRR और SLR कमर्शियल बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है मेंटेन करना, ये जरूरी है। और ये सेट किए जाते हैं, इसका परसेंटेज सेट किया जाता है बाय RBI। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूं कि SLR का जो करंट रेट है, SLR का जो करंट रेट है वो है 18%। 18% करंट SLR का रेट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पर जो कि है बैंक रेट। तो बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है, सी कमर्शियल बैंक डील करता है डायरेक्टली पब्लिक के साथ, यानी कि अगर पब्लिक को फंड्स की जरूरत है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, पर अगर सेम तरह से कमर्शियल बैंक को फंड्स की जरूरत है तो वो जाते हैं RBI के पास। और RBI कमर्शियल बैंक को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं। RBI कमर्शियल बैंक से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इस लोन पर उसको कहा जाता है बैंक रेट। ओके। यहां पर इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर RBI कमर्शियल बैंक से ज्यादा बैंक रेट चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक भी
पब्लिक से, कमर्शियल बैंक भी पब्लिक से रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पब्लिक को पे करना है कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी इंक्रीज कर देगा। यानी कि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज्यादा बैंक रेट चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक ये बर्डन, ये एक्स्ट्रा रेट जो आरबीआई चार्ज कर रहा है उसका बर्डन शिफ्ट कर देगा कंज्यूमर्स पर, यानी कि पब्लिक पर। यानी कि पब्लिक अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे लोन्स पर, और अगर लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो पब्लिक अब कम लोन लेगी, दे विल गो फॉर लेसर लोन्स, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। यानी कि एक चेन की तरह है, जिस तरह से आरबीआई चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से, उसी तरह से कमर्शियल बैंक आगे फर्दर चार्ज करेगा पब्लिक से। तो अगर आरबीआई ज्यादा बैंक रेट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक भी आगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। पर अगर ये ऑपोजिट केस होगा तो क्या होगा? अगर आरबीआई अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से एक कम बैंक रेट चार्ज करता है तो उस केस में कमर्शियल बैंक भी पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो पब्लिक ज्यादा लोन्स लेगी, यानी कि क्रेडिट का अमाउंट इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई विल इंक्रीज। करेक्ट? तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो उससे मनी सप्लाई कम हो गया, और अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम करा तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। They say when banks want to borrow long-term funds from RBI, it is the interest rate which RBI charges from them। यानी कि बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। It provides a basis of arriving at lending and deposit rate. However, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना जरूरी होता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, और अगर वो इसको मेंटेन नहीं करते हैं, इफ दे फेल टू मेंटेन इट, तो आरबीआई इनसे एक पेनल्टी चार्ज करता है, और ये पेनल्टी होती है 300 बेसिस पॉइंट्स अबव बैंक रेट। यानी कि जितना बैंक रेट है, जितना प्रिवेलिंग बैंक रेट है प्लस 3%। ओके, 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं 1%, और क्योंकि यहाँ पर 300 बेसिस पॉइंट्स लिखा है तो वो बनते हैं 3%। ठीक है, यानी कि जितना भी बैंक रेट होगा उसमें 3% ऐड करके आरबीआई पेनल्टी की तरह चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से अगर वो सीआरआर और एसएलआर को नहीं मेंटेन करते तो आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू ऑल। और अगर मैं करंट बैंक रेट बताऊं आपको, तो करंट बैंक रेट है 4.25%। ठीक है, तो ये आप भूलना मत, ये आप याद रखना, ये आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कवर करे हैं, एक सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक ये थर्ड पॉइंट हमने कवर करा है जो कि है बैंक रेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फंड्स बोरो करेंगे, और ये फंड्स किससे बोरो करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। बट यहाँ पर इसका एक जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये है कि इन फंड्स को बोरो किया जाता है बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखवाई जाती हैं आरबीआई के पास और उनके अगेंस्ट लोन लिया जाता है। और इसी के साथ में इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज ये जो लोन लेते हैं वो लेते हैं एट अ रेट हायर देन रेपो रेट। तो रेपो रेट भी एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से बोरोइंग्स पर ये उस रेट से भी ज्यादा हाई रेट पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर यहाँ पर लोन्स लेते हैं। यानी कि ये हायर रेट क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? अगर हमें पता है कि रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो नॉर्मली चार्ज होता है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर
रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज हो रहा है, फिर भी कमर्शियल बैंक इनसे लोन ले रहे हैं, तो ऐसा कब होगा? ऐसा होगा ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि अगर बैंक की इमरजेंसी होएगी सिर्फ तब वो एक हायर रेट पे करने के लिए रेडी होंगे। क्लियर? सो जब भी इसका क्वेश्चन आता है, इसका एमसीक्यू दो तरह से आता है। एक जिसमें वो मेंशन करेंगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपके ऑप्शंस में होगा, और क्वेश्चन होगा कि एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा टूल जो कमर्शियल बैंक यूज करता है जब उनको इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है, और वो एक हायर रेट पे करते हैं रेपो रेट से भी ज्यादा। तो उसमें आपका आंसर आएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बिकॉज ये इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और साथ ही में यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी प्लेज करी जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो कर रहे हैं, इन पैसों को वो बोरो करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करवा के, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इस पर पे करते हैं, इन बोरोइंग्स पर पे करते हैं, वो होता है हायर देन रेपो रेट। इसलिए कहा जाता है कि ये टूल सिर्फ इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक यूज करता है। करेक्ट? तो इसके साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी ओवर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नोट्स को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, तो प्लीज आप इनको लर्न करके जाएं। साथ ही में आपको एक करंट इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ इसकी। अगर मैं आपको इसका करंट रेट बताऊं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का करंट रेट चल रहा है 4.25%, यानी कि करंटली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट चार्ज हो रहा है वो है 4.25%। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टूल पर, जो कि है रेपो रेट। तो रेपो रेट बेसिकली मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे इसको कवर करेंगे। इसको मैं रीड करके बताऊंगी आपको। रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक्स पैसे बोरो करते हैं आरबीआई से। यानी कि यहां पर भी कमर्शियल बैंक पैसे बोरो कर रहा है, और कमर्शियल बैंक को ये पैसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये पैसे प्रोवाइड करे जा रहे हैं आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इज प्रोवाइडिंग फंड्स, और आरबीआई इज लेंडिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से फंड्स लेते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसको कहते हैं रेपो रेट। यानी कि इसके दो सिंपल केसेस बनते हैं। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो इंटरेस्ट पे करना है बोरोइंग्स पर उसको बढ़ा दिया जाए, तो जो बोरोइंग्स हैं वो और ज्यादा कॉस्टली बन जाएंगी, वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, रेपो रेट ज्यादा है। अब कमर्शियल बैंक इस केस में क्या करेगा? इस बर्डन को सिंपली बैंक इस बर्डन को सिंपली ट्रांसफर कर देगा। और ये बर्डन किसको ट्रांसफर किया जाएगा? ये बर्डन ट्रांसफर किया जाएगा कस्टमर्स को। और कस्टमर्स को किस फॉर्म में ये बर्डन ट्रांसफर किया जाएगा? बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट। यानी कि कमर्शियल बैंक ने ये बर्डन अब कस्टमर पे फॉरवर्ड कर दिया, और क्योंकि कमर्शियल बैंक से ज्यादा रेपो रेट चार्ज किया जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी आगे कस्टमर्स से एक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ऐसा करने पर जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए लोन ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो लोन कम लेंगे, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रेपो रेट को चेंज करने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल चेंज हो जाता है। तो एक बारी क्विकली मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से जब वो उनको लोन देता है। यानी कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक को एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बोरोइंग्स पर।
तो कमर्शियल बैंक भी आगे पब्लिक से एक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो पीपल विल नॉट बी मोटिवेटेड टू टेक लोन। अब लोग ज्यादा से ज्यादा लोन नहीं लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, उनके लिए लोन और एक्सपेंसिव बन गया होगा, तो इस वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे रेपो रेट इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मनी सप्लाई कम हो रहा है। सो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक कंक्लूजन की तरह कि अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेपो रेट कम होता है तो क्या होगा? अगर रेपो रेट कम होगा, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से कम चार्ज करेगा इंटरेस्ट, तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो अब पब्लिक ज्यादा लोन्स लेगी, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, और अगर रेपो रेट को कम किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। Now it says if banks want to borrow money from RBI, the banks have to pay this interest rate. इस interest rate को कहा जाता है repo rate. साथ ही में मेंशन करा है banks have to pledge government securities as collateral. This kind of deal happens through a repurchase agreement. ये repurchase agreement का मतलब क्या है? रीपर्चेज अग्रीमेंट का मतलब यहां पर है कि कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवाई आरबीआई के पास एक कोलैटरल की तरह, जिसके अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया, राइट? पर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक वापस से परचेज करता है, यानी कि बैंक्स बाय इट बैक। बैंक इस सिक्योरिटी को वापस से परचेज कर लेता है आफ्टर आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन इट। यानी कि अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद, इंटरेस्ट पे करने के बाद बैंक वापस से इस सिक्योरिटी को खरीद लेता है। इसको कहा जाता है रीपर्चेज अग्रीमेंट। करेक्ट? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है रिवर्स रेपो रेट। जैसे कि आप देख सकते हैं टर्म मेंशन है रिवर्स, यानी कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये ऑपोजिट है, दिस इज टोटली ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। ये रेपो रेट का एकदम ही ऑपोजिट है। जैसे कि हमने रेपो रेट अभी अभी कवर करा, रेपो रेट एक वो रेट होता है जो कमर्शियल बैंक पे करता है आरबीआई को, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड्स लेता है तब। सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं, अगर एक्सेस में फंड्स हैं तो कमर्शियल बैंक इन फंड्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं विद द आरबीआई। आरबीआई के पास वो इन पैसों को रखवा सकते हैं, इन एक्स्ट्रा फंड्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं, और इन डिपॉजिट्स पर आरबीआई पेज इंटरेस्ट रेट। यानी कि इन डिपॉजिट्स पर आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है कमर्शियल बैंक को। ठीक है? तो रेपो रेट में हमने देखा था, रेपो रेट में ये कैसा रेट था जो कमर्शियल बैंक पे कर रहा था आरबीआई को, बट रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ये रेट पे कर रहा है कमर्शियल बैंक। ठीक है? ऐसा कब होता है? जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस या सरप्लस फंड्स होते हैं, वो इनको डिपॉजिट करवा देते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई इस अमाउंट पर, इन डिपॉजिट्स पर एक इंटरेस्ट पे करता है टू द कमर्शियल बैंक। तो यहां कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। इसका बिल्कुल ही उल्टा ऑपरेशन है रेपो रेट से। इफ अ बैंक हैज सरप्लस मनी
दे कैन पार्क दिस एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई, यानी कि इन फंड्स को, इस एक्सेस लिक्विडिटी को, इस एक्सेस मनी को कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा सकता है एंड आरबीआई विल पे इंटरेस्ट ऑन दिस। आरबीआई इस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? आई थिंक दिस वाज इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर इसी के साथ में मेंशन भी कर देती हूँ, रिवर्स रेपो रेट जो करंटली चल रहा है इट इज 3.35%। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक्स अपने एक्सेस फंड्स डिपॉजिट करवाते हैं आरबीआई के पास, तो उस पर उनको आरबीआई से 3.35% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी तक हमने कवर कर लिए हैं अपने कुछ टूल्स, जहां पर हमने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर को कवर करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है? सी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बाइंग बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है। इससे कैसे मनी सप्लाई में चेंज आता है वो अब हम देखेंगे। So it says open market operation is the activity of buying and selling of government securities in open market to control supply of money। यानी कि यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीदा जाता है या फिर सेल किया जाता है और इनका ऑब्जेक्टिव होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब हम देखते हैं ऐसा कैसे होगा। अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी ऑलरेडी है, या फिर हम इसको इस तरह से समझते हैं, अगर आरबीआई अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद ले, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद ले, परचेज कर ले, तो आरबीआई को इन रिटर्न क्या देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को? सी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो कमर्शियल बैंक से आरबीआई के पास आ गई, बट इसके रिटर्न में आरबीआई विल हैव टू पे, आरबीआई पे करेगा कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे करेगा कुछ कैश। यानी कि इससे कमर्शियल बैंक के पास जो कैश बैलेंस होएगा, जो फंड्स होंगे, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनके पास ज्यादा अमाउंट का कैश आ जाएगा। और अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड्स बढ़ जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे, तो कमर्शियल बैंक आगे लोन्स भी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, अगर आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो वो सिंपली मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो वो सिंपली क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं लिख देती हूं, अगर सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा, अगर सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा, परचेज बाय आरबीआई, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसे पे करेंगे, कैश पे करेंगे, जिसकी वजह से उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ेगी। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ेगी तो उसी वजह से मनी सप्लाई का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब क्विकली हम इसका ऑपोजिट केस भी देख लेते हैं। अगर आरबीआई इफ आरबीआई अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज सेल कर दे, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज सेल कर दे, तो इसका मतलब क्या है?
कि कमर्शियल बैंक के पास अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटी अगर आ रही है तो कमर्शियल बैंक को इन रिटर्न आरबीआई को क्या पे करना पड़ेगा? कमर्शियल बैंक अब आरबीआई को इन सिक्योरिटीज के लिए पे करेगा, यानी कि कैश पे करा जाएगा कमर्शियल बैंक से आरबीआई को। यानी कि इस आउटफ्लो ऑफ कैश के बाद कमर्शियल बैंक के पास जो फंड्स बचेंगे वो फंड्स काफी कम होंगे। क्या आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं? अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल कर देगा तो कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई। अब उनको आरबीआई को इसके लिए कैश में पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो पैसे देंगे सेंट्रल बैंक को। तो अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसे पे कर देगा, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश होएगा, तो इनके पास फंड्स कम बचेंगे। और अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड्स कम बचेंगे तो आगे लोन भी कम दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, यहां पर मैं लिख देती हूं, आरबीआई अगर आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, तो इस केस में कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आरबीआई को पे करना है कैश में। और अगर फंड्स कम होंगे तो लोन्स का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करके या सेल करके भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई चेंज किया जा सकता है। तो इट सेज व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट एंड आरबीआई, यानी कि अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है और आरबीआई को इन पैसों को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई सिक्योरिटी सेल कर देंगे कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करेंगे इन रिटर्न, जिसकी वजह से फंड्स कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली मनी सप्लाई का लेवल इकोनॉमी में कम हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो प्लीज आप इसको ध्यान से लर्न करें, पेपर में ध्यान से अटेम्प्ट करें। तो इसी के साथ हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ टूल्स पर, जो कि है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले ये टूल्स होते कैसे हैं? तो यहाँ पर लिखा है क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि ये एक स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करते हैं, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एंड अगेन इनको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई की ही होती है। ठीक है, so it says qualitative measures of credit control are discriminatory in nature and are applied for specific purpose or to specific financial organization, bank or others which RBI thinks are violating monetary policy norms। यानी कि आरबीआई को जहां पर लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं वहां पर इन टूल्स को अप्लाई किया जा सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इन टूल्स की इंप्लीमेंटेशन करी जा सकती है। हम अपना पहला सेट ऑफ टूल्स क्वांटिटेटिव टूल्स को खत्म कर चुके हैं। मॉनेटरी टूल्स में या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स में दो तरह के टूल्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव, जिसको हमने अभी कवर करा है, जहां पर एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमने कवर करा है। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, जिसको अब हम कवर करेंगे। तो क्वालिटेटिव में आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव टूल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। इसमें तीन टूल्स आते हैं, तीन मेजर्स आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और थर्ड है मॉरल सुएशन। अब हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कैसे इन टूल्स से भी आरबीआई इकोनॉमी के मनी सप्लाई में चेंजेस ला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वालिटेटिव टूल पर, जो कि है लोन टू वैल्यू या फिर इसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। करेक्ट। तो अब हम देखेंगे किस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज करी जा सकती है और मनी सप्लाई को फ्लक्चुएट किया जा सकता है। करेक्ट। So it says loan to value is the ratio of loan amount
टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट परचेज, यानी कि अब यहां पर मैं दो केसेस लूंगी, केस ए और केस बी। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट का परचेज हो रहा है और इस एसेट का अमाउंट है 50 lakhs। ठीक है, 50 lakhs का एक एसेट परचेज करना है और इस एसेट के लिए बैंक को अप्रोच किया जाता है कस्टमर्स के थ्रू। और बैंक्स उनके पास दो सिचुएशंस रखते हैं। एक सिचुएशन जहां पर इस एसेट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है 40 लाख रुपीस का। ठीक है, यानी कि एसेट परचेज करना है 50 lakhs का, पर यहां पर लोन प्रोवाइड हो रहा है 10 lakhs, सॉरी 40 lakhs का। यानी कि यहां पर डिफरेंस कितने अमाउंट का है? डिफरेंस है यहाँ पर 10 लाख रुपीस का। यानी कि जो एसेट परचेज हो रहा है और जितने अमाउंट का लोन ग्रांट किया जा रहा है उसका डिफरेंस है 10 lakhs। इसको कहते हैं मार्जिन, इसको कहते हैं मार्जिन। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूं जहां पर मार्जिन थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन कस्टमर्स के लिए ज्यादा बेटर होती है। तो फर्स्ट केस में हमने देख लिया एसेट 50 lakhs का है जिसके लिए 40 lakhs का लोन मिल रहा है और मार्जिन है 10 lakhs का। हो सकता है किसी सिचुएशन में 50 lakhs के एसेट के लिए 50 lakhs के एसेट के लिए सिर्फ 30 lakhs का लोन मिले, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एसेट 50 lakhs का है पर लोन 30 lakhs का है। यानी कि इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो है ₹20 lakhs। ठीक है, ये है यहाँ पर मार्जिन। यानी कि आप देख सकते हैं सिचुएशन ए में मार्जिन था 10 lakhs का, सिचुएशन बी में मार्जिन है 20 lakhs का। यानी कि अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि कस्टमर के लिए कौन सी सिचुएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी सिचुएशन ज्यादा प्रेफरेबल है, तो आप क्या कहेंगे? जहां पर मार्जिन कम है, जहां पर मार्जिन ज्यादा है। लोग किस सिचुएशन में लोन लेने के लिए या इस एसेट को परचेज करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे? जहां पर मार्जिन का अमाउंट कम है, यानी कि जहां पर डिफरेंस अमाउंट कम है। यहां से हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि सिचुएशन ए इज बेटर देन सिचुएशन बी। सिचुएशन ए इसलिए बेटर है बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट कम है, वेयर एज सिचुएशन बी में डिफरेंस अमाउंट ज्यादा है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, अगर सिचुएशन बी हो जाएगी, अगर मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा तो कस्टमर्स लोन कम लेंगे। और लोन कम लेने का मतलब है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा, राइट। अगर यही इसी का दूसरा केस देखें, सिचुएशन ए को स्टडी करें, तो अगर मार्जिन कम होगा, अगर डिफरेंस अमाउंट कम होगा तो लोग लोन लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, so it says loan to value is the ratio of loan amount to the actual value of asset purchase. RBI regulates this ratio so as to control the amount bank can lend to its customers. अब आपने देखा किस तरह से RBI मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है और उसकी वजह से जो लोन कमर्शियल बैंक आगे दे पाता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि सिचुएशन बी में अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अगर डिफरेंस का अमाउंट ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, तो लोग लोन कम लेंगे। और अगर यही मार्जिन कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। तो इस तरह आरबीआई इस चीज को फ्लक्चुएट कर सकता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमने कवर करना था, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के साथ ही मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये जो टूल है ये बनाया गया है फॉर सेंसिटिव कमोडिटीज। सेंसिटिव से यहां पर मतलब है, सेंसिटिव यानी कि
दिस कैटेगरी जनरली इंक्लूड्स, इसमें जनरली वो चीजें आएंगी जो नेसेसिटीज होती हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, शुगर एटसेट्रा। यानी कि मैंने कुछ नेसेसिटीज यहाँ पर मेंशन करी हैं जिनके लिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल को यूज किया जाता है, और इन नेसेसिटीज को सेंसिटिव कमोडिटीज की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इन नेसेसिटीज की होर्डिंग ना हो, इन नेसेसिटीज की होर्डिंग की वजह से अल्टीमेटली प्राइसेस इकोनॉमी में ना बढ़े, इसीलिए आरबीआई इन स्पेसिफिक एरिया के ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। वो बैंक्स को इसके लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि इस एरिया के ट्रेडर्स को लोन ना दिया जाए, बिकॉज इससे होर्डिंग हो सकती है, स्पेक्यूलेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो इट सेज आरबीआई कैन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट banks not to give loans to traders of certain commodities, और ये certain commodities हैं sensitive commodities जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही में लिखा है this prevents speculations and hoardings of commodities using money borrowed from banks। यानी कि ये जो ट्रेडर्स हैं ये बैंक से पैसे बोरो करके होर्डिंग कर लेते हैं, यानी कि सारे स्टॉक को अपने पास रोक के रख लेते हैं, या फिर स्पेक्यूलेट करते हैं, यानी कि जब ये स्टॉक को रोक के रखते हैं अपने पास, मार्केट तक स्टॉक नहीं पहुंचने देते हैं, तो इन कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ने पर ये ट्रेडर्स वापस से इन सारे प्रोडक्ट्स को एक हायर प्राइस पर मार्केट में सेल करते हैं। तो क्योंकि आरबीआई चाहते हैं कि ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस एरिया के ट्रेडर्स को लोन ना दिया जाए, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा कि किस एरिया के किस कमोडिटी के ट्रेडर को लोन मिलना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, इसलिए सिलेक्टिवली अवेलेबल रहेगा यहाँ पर क्रेडिट, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वेस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं पर्सुएशन। पर्सुएशन यानी कि यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है या फिर उनको पर्सुएट करता है कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने के लिए, जिससे कि इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। ये कर सकते हैं मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया स्टेटमेंट्स के थ्रू। पर क्योंकि आरबीआई कमर्शियल बैंक के सुपीरियर है, आरबीआई कमर्शियल बैंक का हेड है, इसीलिए कमर्शियल बैंक को ये जो भी रिक्वेस्ट होती है, पर्सुएशन होता है, वो इन्हीं लाइंस पर काम भी करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आरबीआई पर्सुएट्स बैंक्स थ्रू मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया स्टेटमेंट्स टू डू स्पेसिफिक थिंग्स अंडर सर्टेन इकोनॉमिक ट्रेंड्स। यानी कि इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्रीफ करते हैं कि उनको क्या चीजें करनी है, उनको क्या स्टेप्स लेने हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लिया है, an example of this measure is to ask commercial banks to reduce their non-performing assets। अब मैं आपको यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि एक ऐसा लोन जिसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ही ओवरड्यू रहते हैं, ओवरड्यू रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी कि 90 डेज तक ये जो अमाउंट है ये ओवरड्यू रहता है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिए मॉरल सुएशन के अंडर आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोल सकते हैं कि उनको अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम कर लेनी चाहिए। तो इस चीज के लिए भी कमर्शियल बैंक आगे कुछ स्टेप्स लेगा, इस चीज पर काम करेगा।
इसको कहा जाता है मॉरल सुएशन, जहां पर आरबीआई के थ्रू एक परसुएशन किया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेप लेने के लिए, और अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक उस पर काम करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पर मॉरल सुएशन भी खत्म होता है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे कि आप करंटली देख सकते हैं, मैंने एक क्लास ली है अनअकैडमी के चैनल अभियान पर, जिसमें हम बहुत ही जल्द 100K सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें आपके भी सपोर्ट की जरूरत है। जिस तरह आप लोगों ने आज तक हमें सपोर्ट किया है और आप और हम मिलकर प्रेपरेशन के लेवल को इतना बेटर बना पाए हैं, उसी तरह इस सपोर्ट को मैं और एक्सटेंडेड मैनर में आपसे लेने की रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें जल्द से जल्द 100K का टारगेट अचीव करवाएं। इसको आप सब्सक्राइब कर पाएंगे सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब बॉक्स पर क्लिक करके। साथ ही में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। और अब मैं आपको अपने कोर्स के बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ। जैसे कि आज बैंकिंग की 3rd क्लास थी। ये जो बैंकिंग कोर्स की क्लास होती है, ये रोज शाम को 5 बजे होती है। तो इसका बैंकिंग पार्ट 4 और 5 भी है जो आने वाला है। तो आप जरूर इन क्लासेस को अटेंड करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने पहले की क्लासेस मिस करी हैं, वो उन क्लासेस को जाकर भी देखें, और शाम को 5 बजे बैंकिंग के कोर्स के बाकी की पार्ट्स को भी कवर करें, जिससे आपका पूरा बैंकिंग एक कोर्स में कवर हो जाएगा। साथ ही में टैक्सेशन सिस्टम की भी मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 की क्लास आज इस क्लास से पहले ही हुई है, 3 o'clock हुई है। और और टैक्सेशन पार्ट 2 की क्लास होगी 9th मार्च को शाम को 9 बजे। तो जो लोग टैक्सेशन के फर्स्ट पार्ट को अटेंड कर चुके हैं, वो सेकंड पार्ट को 9th मार्च को 9 PM पर अटेंड करें। और जिन्होंने टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट नहीं अटेंड करा है, वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, अब आप जाकर उसको अच्छे से व्यू कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है Sonal10, जिससे आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। So thank you all for joining in today. See you all in the next class.